हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप लोगों के लिए संगीत के दोस्तों इस नए सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से दोस्तों बेहद ही ख़ास और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस सेशन में भी आप लोगों के लिए, जैसा कि हर सेशन में रहता है। तो चलिए हम लोग सारे प्रश्नों को बारी-बारी से अच्छे से हम लोग कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जो है इर्द-गिर्द क्वेश्चन हम लोग वो भी देखते चलेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग बनाते चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को, लेकिन उससे पहले बस आप लोगों से ख़ास छोटी-सी रिक्वेस्ट प्यार भरा है दोस्तों कि अगर अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, अपने सफ़र की ओर हम बढ़ते हैं। तो आइए अब अपने प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे मेरे भाई कि श्रुति दर्पण के आविष्कारक कौन थे? क्या आचार्य बृहस्पति, फकीरुल्लाह, पंडित दामोदर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर कर लेंगे यहाँ पे हम लोग? तो यहाँ पे आंसर करेंगे श्रुति दर्पण की, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य बृहस्पति। इनकी एक पुस्तक है भैया, कौन सी पुस्तक है? संगीत चिंतामणि। बार-बार बताता हूँ आप लोगों को, है ना? संगीत चिंतामणि। और भी पुस्तकें हैं इनकी, और भी पुस्तकों को लिखा है इन्होंने, है ना? फ़कीरुल्लाह की बात कीजिएगा तो ये आपके राग दर्पण हो जाएगा। राग दर्पण जो लिखे हैं ये फ़कीरुल्लाह ने लिखा है। और दामोदर जो दिख रहा है आपका संगीत दर्पण, ठीक है? संगीत दर्पण ये लिखने वाले हैं कौन? दामोदर पंडित, ठीक है? तो दोनों में अंतर स्पष्ट है, क्लियर? चलिए, तो आपको बता देना है यहाँ पे कमेंट करके कि श्रुति दर्पण जो वाद्य है, आविष्कारक तो आचार्य बृहस्पति हैं, लेकिन उसमें उस वाद्य में तारों की संख्या कितनी थी? आप लोग को फटाफट कमेंट करके बताना ही आपसे पहला सवाल, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन कि एक ही स्वर को द्रुत लय में वादन करना क्या कहलाएगा? एक ही स्वर है भैया, उसको द्रुत लय में क्या कर रहे हैं? वादन कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? क्या गत कहेंगे, झाला कहेंगे, अस्थाई कहेंगे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे क्या आंसर कर लेना है? तो आंसर यहाँ पे कर लेना है ऑप्शन नंबर बी, जवाब हो जाएगा आपका, उसको कहेंगे झाला। झाला की लय कैसी होती है? तो स्पष्ट आपको यहाँ पे कर दिया गया है कि झाला जो है आपका द्रुत गति में बजाया जाता है, यानी इसकी लय कैसी होती है? द्रुत होती है। अगर यही चीज़ ये जो आपका वादन में दिख रहा है, यही चीज़ अगर गायन के साथ ले लेंगे तो? गायन में अगर हम ले लेंगे तो ये फिर आप लोग का अस्थाई कहला जाएगा, ठीक है? क्लियर? अस्थाई कहला जाएगा। यानी कि स्वर को बार-बार जैसे कि आप लोग करते हैं ना, वर्ण आपके कितने प्रकार वर्णों का जो उच्चारण करते हैं 4 प्रकार होता है ना उसका, अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण, है ना? तो अस्थाई एक ही स्वरों को क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, तो वो आपका अस्थाई हो जाता है, ठीक है? गत 2 प्रकार के बताए जाते हैं, द्रुत गत, विलंबित गत, है ना? रज़ाख़ानी और मसीत ख़ानी, कौन-सा कौन है? ये तो पता है, स्पष्ट है। चलिए, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन हमारा आज कह रहा है यहाँ पे तीसरा क्या कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म इनमें से कब हुआ था? देखिए भैया, ये तो सबको पता है। अगर हम पूछ देते कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था, तो फटाफट आप लोग सब लगा देते हैं 1872 में, है ना? तो यहाँ पे ये इस तरह से नहीं बताना है, इस तरह से भी तैयार रहना है कि कैसे हम लोग को आ सकता है, हो सकता है अगर आ जाए, पूछ दिया जाए तो फिर ये क्या करेंगे आप लोग, है ना? तो ध्यान रखना है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म इनमें से कब हुआ था? क्या सावन पूर्णिमा को हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, चैत्र पूर्णिमा को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आंसर करेंगे नंबर 3, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका हो जाएगा श्रावण पूर्णिमा को हुआ था, ठीक है? 1872 ईस्वी में इनका हुआ था। डेट हुआ करता था कब? 18 अगस्त 1872, ठीक है? जो कि महाराष्ट्र के कुरुदंतवाड़ नामक स्थान पे हुआ था, कुरुदंतवाड़, है ना? तो याद रखना ये भी पलुस्कर जी का 18 अगस्त 1872 में, क्लियर? सावन पूर्णिमा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है चौथा नंबर का। मेरे भाई देखिए, आप लोगों ने कुछ कमेंट भी किया था कि पीडीएफ के लिए कैसे होगा, क्या क्या करेंगे, कैसे मिलेगा? तो आपको सेशन के अंत में हम सब बता देंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, और टोटल चीज़ आप लोग को बढ़िया से पता चल जाएगा कि पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा, है ना? तो आप लोग के लिए करते हैं भाई, जो भी लोग चाहते हैं लेना, वो लोग सब ले सकते हैं, तो बताऊँगा मैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिता कौन थे? क्या यहाँ पे होगा? क्या दिगंबर गोपाल, मकरंद पांडे, नाना साहब, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? तो यहाँ पे आपका आंसर होना है भाई ऑप्शन नंबर ए होना है, दिगंबर गोपाल, ठीक है? माता शायद गंगा देवी थी, है ना? गंगा देवी थी माता शायद, मेरे ख्याल से, है ना? देखिए, ये मकरंद पांडे कौन है भैया? आप लोग तो नाम सुने हैं किनका? तन्ना मिश्र जी का। तन्ना मिश्र कौन है? वही तन्ना मिश्र जिसको कि तानसेन कहा जाता था, तानसेन कहा जाता है, है ना? तानसेन उन्हीं का नाम है, कहा जाता था भी उनको, कह सकते हैं, क्योंकि भाई ये लोग तो गुजर गए ना, समय समय जो है ये चला गया इन लोगों का। लेकिन आज भी जो है इनकी यादें, चीज़ें जो है ज़िंदा हैं, है ना? चलिए, तो तानसेन के पिता थे मकरंद पांडे, ठीक है? अगर तानसेन का नाम पूछता है कि इनका जो है उपनाम वगैरह जो दिया हुआ था वो क्या था? एक मूल मूल नाम था, वैसे उपनाम ही है तानसेन, मूल नाम क्या था इनका? तो आपको याद होगा, रामतनु पांडे हमने बताया था, रामतनु पांडे। और ऐसे इनको तन्ना मिश्र भी कहते थे, लेकिन आप लोग को बहुत जगह जो है मिलेगा रामतनु पांडे भी मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, नाना साहब की बात नहीं करेंगे, ये तो आपके 1857 क्रांति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन।
5वां नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के माता जी कौन थी? क्या त्रिशला थी, गंगा देवी थी, यशोधरा थी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नंबर 5 है, यहाँ पे विष्णु दिगंबर पलुस्कर की माता जी कौन थी? तो ये आपका गंगा देवी ही हैं, क्योंकि त्रिशला कौन थी भैया? ये आपके जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे ना, भगवान महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी की माता थी। ठीक है, महावीर स्वामी जी की माता थी त्रिशला। यशोधरा कौन थी? तो ये आपके गौतम बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी थी, जिनको गौतम बुद्ध वही है जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे बात कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा गंगा देवी। ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, ये सब आपको कर लिए। चलिए आगे देखते हैं आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? यहाँ पे गुरु देख रहे हैं, क्या बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर थे, दबीर खां थे, वासुदेव बुआ जोशी थे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर कर लेंगे? तो यहाँ पे आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। देखिए यहाँ पे तो ये इनके तो गुरु हो गए, लेकिन अगर इचल करंजीकर जी के गुरु अगर पूछ दिया जाए तो ये ध्यान रखना है, इनके गुरु आपको यहाँ पे हम लेके आए हैं पकड़ के, वासुदेव बुआ जोशी हो जाएंगे। ठीक है, वासुदेव बुआ जोशी हो जाएंगे इनके गुरु। और यहाँ पे जो है आपका राधिका, ये दबीर खां, ये राधिका मोहन मैत्रेय के गुरु हैं। राधिका मोहन, ठीक है, मोहन मैत्रेय के गुरु हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लिए। अब अगर पूछते आपसे कि इनका जो संबंध रहा है मेरे भाई विष्णु दिगंबर पलुस्कर का किस घराना से रहा है, तो ध्यान देना है आपको, ग्वालियर घराना से रहा है। कहाँ से रहा है? ग्वालियर घराना से, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ग्वालियर घराना हो गया क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो जाएगा, संगीत को समझ में, भैया समझ नहीं समाज कर लीजिएगा, इसको जरा सा मिस प्रिंट है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, संगीत को समाज में उच्च स्थान दिलाने के लिए पलुस्कर ने सर्वप्रथम किस स्थान की यात्रा की थी? यानी इनको ऐसा लगा भाई पलुस्कर जी को कि ये चीजें ऐसी है भाई, इसकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए, इसको भी समाज में कोई स्थान मिलना चाहिए। तो भैया इसका जो योगदान जो है ना, पलुस्कर जी को बहुत बड़ा योगदान जाता है। इन्होंने संगीत के विद्यालय खोले, शिक्षा देना शुरू करवाया, यानी विद्यालय से जोड़कर घरानों से इन लोगों ने मुक्त करवाया, है ना। ये सब लोगों का जो है बहुत बड़ा योगदान है हमारे संगीत में। ठीक है, तो पूछा क्या कि उच्च स्थान दिलाने के लिए पलुस्कर ने सर्वप्रथम किस स्थान की यात्रा की थी? क्या लाहौर की, नासिक की, सतारा की, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या है आंसर? यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, सतारा की यात्रा की थी इन्होंने। ठीक है, नासिक में तो राम नाम आश्रम की स्थापना की थी, बता ही दिए थे। लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी 1901 में, ये भी आपका क्लियर होगा उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे देख लें। क्वेश्चन हमारा है 8वां नंबर का, गंधर्व महाविद्यालय की दूसरी शाखा पलुस्कर जी ने कब खोली? चलिए अभी तो पहला शाखा बता दिया आप लोग को, बताना है दूसरा, तो क्या होगा, कब होगा? क्या 1909 ईस्वी में होगा? क्या 1908 ईस्वी में होगा? 1901 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो गंधर्व महाविद्यालय की जो दूसरी शाखा जो पलुस्कर जी ने खोली है मेरे भाई, इसका जवाब आपको होना है ऑप्शन नंबर बी में, 1908 ईस्वी में। कहाँ पे खोली है ये भी आपको ध्यान रखना है, मुंबई में, जो कि पहले बंबई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बंबई में खोली थी, है ना, बम 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 बंबई, बंबई हमको जम गई, है ना। तो दूसरी शाखा 1908, क्योंकि लाहौर से लौट आया भैया, उनको जम गई तो यहाँ पे यहीं पे रह गए। 1909 की बात करते हैं पलुस्कर जी से एक साल बाद उनका, तो हम बात करेंगे यहाँ पे 1909 में क्या किए थे इन्होंने, संगीतामृत प्रवाह, संगीतामृत प्रवाह नामक जो था आपका संगीत का जो पत्रिका था उसका संपादन भी करवाया इन्होंने, प्रचार प्रसार करवाया संगीत का इसके माध्यम से भी, कि भाई ऐसा पत्रिका होगा तो यहाँ यहाँ जाएंगे और लोगों में इन सब चीज़ों का जो है खास प्रभाव बढ़ेगा, लोग संगीत की ओर आकर्षित होंगे, सीखेंगे, ध्यान देंगे, जानेंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जो है पहले तो ठीक था, राजाओं महाराजाओं के जो चार दीवारी थे उसी में कैद होकर रह गए थे, आम जनता के पास तो आ नहीं पाता था, है ना। तो ये सब प्रयास इन्होंने किया है, इन सब लोगों ने, इन सब महाविद्वानों ने। ठीक है, महाविद्वान कहें तो ये गलत बात नहीं होगा, बिल्कुल सही बात होगा ये कहना इन लोगों के लिए। ठीक है, चलिए 1901 ये तो क्लियर हो गया, लाहौर में बनाए थे ये अपना गंधर्व महाविद्यालय, पहली शाखा खोले थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर का क्वेश्चन, नासिक में पलुस्कर जी ने एक आश्रम की स्थापना की थी, उसका नाम क्या है? बता ही तो दिया भैया, क्या राम नाम आश्रम होगा, गंधर्व आश्रम, वैदिक आश्रम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो नासिक में जो है, एक तो आपको याद रखना है नासिक में क्या हुआ था, तो नासिक में एक आश्रम का स्थापना किए थे। ठीक है, एक आश्रम का, तो वो कौन सा आश्रम था? तो जवाब क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए, राम नाम आश्रम का स्थापना हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक के कितने भाग हैं? संगीत बाल प्रकाश, ठीक है, संगीत बाल प्रकाश है ना, इस पुस्तक के कितने भाग हैं? क्या लगाएंगे आंसर? 20, 18, 10, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पे क्या होगा आंसर? यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक के लेखक, सॉरी 20 भाग हैं। चलिए लेखक के बारे में बता ही देते हैं, क्योंकि जो होता है चीज़ें जो पीछे होती है ना आने वाला का हम ये सोचते हैं कि हम ये बताएँगे, तो वो चीज़ें भाई खुद ब खुद निकल कर आ जाती है। ऐसा ही होता है कभी-कभार इसी प्रकार से हो जाता है कभी कुछ। चलिए हम बताते हैं आप लोग को, तो इसके जो लेखक हो जाएँगे ये पलूस्कर ही है। पलूस्कर बहुत सारा पुस्तक इन्होंने लिखा है, व्यायाम के साथ संगीत लिखा है, महिला संगीत इन्होंने लिखा है ना? राग प्रवेश लिखा है, संगीत शिक्षा लिखा है, बहुत सारा पुस्तक लिखा है इन्होंने, ठीक है? तो 20 भाग इसके हैं संगीत बाल प्रकाश के। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 11 नंबर का, संगीतामृत प्रवाह मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए, कौन थे? क्या प्रभुलाल गर्ग जी थे? विष्णु दिगंबर पलूस्कर थे? ओमकार नाथ ठाकुर थे? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर कर लेंगे इसका? तो संगीतामृत प्रवाह पत्रिका का जो होता था संपादन वो कब से? 1909 से। 1909 से, ठीक है? किसने किया था? अब बताए थे आप लोग को, इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी, विष्णु दिगंबर पलूस्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हम लोग आ गए हैं, तो इससे पहले वाला आपसे एक सवाल पूछते हैं। चलिए बताइएगा ज़रा सा आप लोग, सभी लोग कमेंट करके कितने लोगों को अभी तक याद रह गया है यहाँ तक का? बताइएगा आप हमें कि पंडित विष्णु दिगंबर पलूस्कर पलूस्कर के पिता कौन थे? कितने लोगों को याद रहा है? ज़रा फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जितने लोगों को याद रहा है, मैं आपके कमेंट से ही समझ पाऊँगा कि कितने लोगों को याद रहा है, ठीक है? चलिए, तो देखिए प्रभुलाल गर्ग इनको कहा जाता है काका हाथरसी के नाम से प्रसिद्ध हैं। काका हाथरसी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है? और ये जो हैं इनका जो निकलता था पत्रिका, ये संगीत नामक पत्रिका निकालते थे। संगीत नामक पत्रिका निकालते थे हाथरस से, ठीक है? ओमकार नाथ ठाकुर जिनको कि प्रणव रंग के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम प्रणव भारती भी है, ठीक है? प्रणव भारती। और बात कर लेंगे संगीतांजलि, ये दोनों जो है ओमकारनाथ ठाकुर के ही हैं। गीतांजलि किसका हो जाएगा? ये मुझे कौन कमेंट करके बताएंगे गीतांजलि के बारे में? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, जवाब का इंतजार है मुझे, फटाफट टाइप कीजिए आप लोग, ठीक है? चलिए, तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, अमीर खुसरो के पिता कौन थे? अमीर खुसरो के पिता, क्या सरफुद्दीन खां या इनायत हुसैन, निजामुद्दीन औलिया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर? ये जो थे अमीर खुसरो, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, ठीक है? भैया अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, आपको बताते हैं, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये निज़ाम ये अमीर खुसरो के गुरु से मिलने का बहुत प्रयत्न किया भाई। अलाउद्दीन खिलजी साहब जो थे, मतलब ये क्या थे? शासक थे, है ना? खिलजी वंश के राजा थे। तो ये बहुत कोशिश किए, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया, सबसे पहले बता लूँ कि इनके गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के निज़ामुद्दीन औलिया थे। तो इनके गुरु जो थे निज़ामुद्दीन औलिया, इनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। अपने शिष्य के शासक से मिलना ही नहीं चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी से। क्या कारण रहा था ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये लिखा गया है आपके पुस्तकों के अंदर कि नहीं मिलना चाहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं चलकर उनके घर पे जा गए भाई। तब तक क्या हुआ कि वो पिछले दरवाजे से निकल कर कहीं चले गए। पता नहीं क्यों नहीं मिलना चाहते थे और किस कारण से अलाउद्दीन मिलना चाहते थे। शायद हो सकता है कि भई इतना बढ़िया जो है दरबारी अमीर खुसरो था, तो भैया इतना बढ़िया जब उनका चेला है तो गुरु कैसा होगा? हो सकता है इस लालसे में मिलने की इच्छा जता रहे हों, है ना? तो ये कहानी भी है, कही जाती है। खैर चलिए, तो अमीर खुसरो के पिता का नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सरफुद्दीन। अगर आपसे पूछते कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो आपको बता ही दिए अभी, निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे, ठीक है? इनायत हुसैन, आपको याद होगा, विलायत हुसैन के पिता इनायत हुसैन, और उसके बाद फिर और आपके कौन हो जाएंगे? इनायत हुसैन के पिता इमदाद खां, ठीक है? विलायत हुसैन के पिता इनायत खां। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13, अमीर खुसरो पर किसको छल कपट से हराने का आरोप लगा था? देखिए अमीर खुसरो पर किसको है छल कपट से हराया गया था? ये तो कहानी बता चुके थे ना, बार बार जो है आप लोग को बताएंगे, समय भी लग जाता है। चलिए, ये कहानी बता चुके हैं कि कैसे क्या हुआ था। देखिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे आप लोग के लिए, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अमीर खुसरो पर किसको छल कपट से हराने का आरोप लगा था? क्या बैजू बावरा को, गोपाल नायक को, तानसेन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आपका पहले जवाब दे ले हम, ऑप्शन नंबर बी, गोपाल नायक। ये देवगिरी का दरबारी था, देवगिरी, ठीक है? देवगिरी जो था ये यादवों की राजधानी हुआ करती थी प्राचीन काल में, दक्षिण भारत में पड़ता है आपका देवगिरी। तो वहीं पे ये जो है गोपाल नायक जो नामक शख्स जो है, संगीतज्ञ जो हैं, देवगिरी दरबार में रहा करते थे। उनके राजा का क्या नाम था? मैं थोड़ा-सा ध्यान से निकल गया है, उस चीज़ को देखना पड़ेगा मुझे एक बार, ठीक है? किनके ध्यान में है? वैसे मैं बहुत बार बताया हूँ, जिनके भी ध्यान में है, जो मेरे पुराने साथी जो हैं, भाई बंधु बहन, तो उनको अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा, ध्यान से थोड़ा-सा निकल गया है, मैं बताऊँगा फिर आपको, है ना? तो क्या हुआ था कि वहाँ पे अमीर खुसरो जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो देवगिरी पे क्या करने गया? आक्रमण करने गया, और वहाँ पे क्या किया था? वहाँ पे उसको हरा दिया था, देवगिरी में जो राजा थे, उसको हरा दिया, और क्या किया? उसके साथ जो था, उनका गायक जो था गोपाल नायक, उसको ले आया दिल्ली अपने दरबार में।
और दोनों अमीर खुसरो जो था और आपके गोपाल नायक जो थे, दोनों में क्या हुआ, प्रतियोगिता हुई। ठीक है, दोनों प्रतियोगिता हुई किसके सामने, तो ये आपके जो थे अलाउद्दीन खिलजी के सामने। तो क्या हुआ कि गोपाल नायक जो है अमीर खुसरो को हराने लगे, यानी अमीर खुसरो को ऐसा लगा कि हम हार रहे हैं, हम तो भैया जीत नहीं पाएंगे। तब फिर क्या एक चालाकी हुई कि एक अनर्थक शब्द का, निरर्थक शब्द कह लीजिए, उसका एक बोल का जो है वो क्या किए, छेड़ दिए कुछ। उसी को जो है तराना कहा गया, इसीलिए कहता है तराना का आविष्कारक अमीर खुसरो। उसी समय तराना का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि तराना का आविष्कारक कौन है, अमीर खुसरो। और ऐसा कहा जाता है, एक क्वेश्चन आपको करवाए थे ना कि तराना के भी कुछ निश्चित बोल होते हैं, कुछ उसका अर्थ होता है, ऐसा कौन मानने वाले व्यक्ति थे, पिछला सेशन में कराए थे। तो अमीर खुसरो इस चीज को मानते हैं कि तराना जो है निरर्थक शब्द नहीं है, उसका निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, उसके भी कुछ अर्थ हैं। तो भैया अर्थ है तो कोई पता किसी को क्यों नहीं चलता है, आज तक तो यही सब लोग मानते आ रहे हैं कि निरर्थक शब्दों के बोल हैं तराना। ठीक है, लेकिन लेकिन अमीर खां का ऐसा कहना था कि इसके कुछ अर्थ है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से हो गया, बाकी कहानी आप लोग, चलिए कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा सा लग गया, माफी चाहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोपाल नायक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। ख्याल का एक प्रकार है ख्याल का एक प्रकार है छोटा ख्याल। ठीक है, बता रहा है यहाँ पे ख्याल का एक प्रकार है कौन सा, छोटा ख्याल, जिसके आविष्कारक कौन है, बताना है। क्या अमीर खुसरो हैं, सुल्तान हुसैन सरकी हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर है, क्या आंसर इसका होगा, तो छोटा ख्याल, इसको कौन से नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं भाई द्रुत ख्याल के नाम से जानते हैं, द्रुत ख्याल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आविष्कारक कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीर खुसरो। सुल्तान हुसैन सरकी की बात कर लें तो ये आपके बड़ा ख्याल के आविष्कारक हो जाएंगे, बड़ा ख्याल। ठीक है, और बड़ा ख्याल को ही कहते हैं कौन सा ख्याल भैया, विलंबित ख्याल कहते हैं, विलंबित ख्याल कहते हैं। और चलिए फटाफट आप लोग ताल का नाम बताइए, क्योंकि मैं लगातार आप लोग को बताते आ रहा हूँ कि बड़ा ख्याल जो है उसकी संगति कौन से ताल के साथ और छोटा ख्याल उसकी संगति कौन से ताल के साथ। तो इस सेशन में आपकी बारी है बताने की, फटाफट बताइए मुझे कि बड़ा ख्याल के साथ कौन सा ताल और छोटा ख्याल के साथ कौन से ताल की संगति होती है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए फटाफट आप लोग मुझे। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती आप लोग को दिख रहा होगा ना, ये इसको कहा जाता है कि ये गजल के आविष्कारक हैं, गजल के। ठीक है, कव्वाली के नहीं भाई, गजल के मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर का। दक्षिणी वीणा के 4 तार के स्थान पर 3 तार लगाकर खुसरो ने उस वाद्य यंत्र को क्या नाम दिया था। यानी भैया आपका जो दक्षिणी वीणा था ना, उसमें कितने तार लगे हुए थे, 4, लेकिन उसके स्थान पर क्या किया उसी को कि उसको 3 तार लगा दिया उसमें, और उसके बाद जो अमीर खुसरो ने नाम दिया उस वाद्य को, उस वाद्य का नाम क्या है, क्या सितार है, तानपुरा है, सहतार, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर करना है, क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी को करना है, उसका नाम दिया सहतार। ठीक है, क्लियर। चलिए सितार में क्योंकि आपका 7 तार हो जाता है, इसमें याद रखिएगा, तानपुरा में 4 तार हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 यहाँ पे है। रागपुरिया के रचयिता कौन है, रागपुरिया, क्या विलास खां या आपका सुल्तान हुसैन सरकी, अमीर खुसरो, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रागपुरिया के जो रचनाकार हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा, अमीर खुसरो। रागपुरिया हो, ठीक है, साजगिरी और सरपर्दा हो, ठीक है, ये सब राग के जो रचनाकार हैं ये आपके कौन है, अमीर खुसरो ही हो जाएंगे। ठीक है, विलास खां के बारे में बात कर लेंगे तो इन्होंने विलास खानी तोड़ी का आविष्कार किया था। सुल्तान हुसैन सरकी की बात कर लेंगे तो राग जौनपुरी का आविष्कार किया था, है ना, ये सब रागों के आविष्कारक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि राग मियां मल्हार के रचयिता कौन है, क्या तानसेन है, पन्नालाल घोष है, अमीर खुसरो, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे राग मियां मल्हार के रचयिता के, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा, तानसेन। तानसेन ने राग मियां मल्हार की रचना की थी, और भी इनके अनेक राग हैं, जैसे कि मियां मल्हार है, मियां की सारंग है, मियां की तोड़ी है ना, ये सब रागों के रचयिता जो हैं आपके तानसेन ही हैं। और तानसेन अकबर के दरबारी थे, सबको पता है। इससे पहले कहाँ के, तो रीवा नरेश के यहाँ राजा रामचंद्र जी के दरबार में नियुक्त थे तानसेन। ठीक है, ठीक है, क्लियर। पन्नालाल घोष की अगर हम बात करते हैं तो पन्नालाल घोष जी एक आपका राग है, कौन सा राग, राग दीपावली। ठीक है, राग दीपावली, उसके आविष्कारक माने जाते हैं। अमीर खुसरो के बारे में तो चर्चा हो चुका है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक भी करते चलिए, और साथ ही साथ उन दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए जिनके पास सेशन नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये सब भाई, ये छोटी छोटी जो दायित्व है, ये जिम्मेदारियां ये आपकी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, राग जौनपुरी के रचनाकार कौन है, क्या सुल्तान हुसैन सरकी, पन्नालाल घोष, दिलीप चंद्र बेदी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो नो डाउट अभी आपको मैंने बताया है, तो राग जौनपुरी के रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान हुसैन सरकी, जो कि आपके कौन से थाट का राग है, ये आसावरी थाट का राग है, राग जौनपुरी। क्लियर।
पन्नालाल घोष की बात करते हैं तो ये आपका वही अभी बता दिया आप लोग को। दिलीप चंद्र बेदी का कौन सा राग है? तो एक आपका दिलीप चंद्र बेदी का है बेदी की ललित। ठीक है, बेदी की ललित एक राग है जो दिलीप चंद्र बेदी साहब का है। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन, श्री कंठ ने कितने स्वर माने हैं? भैया कितने स्वर माने हैं? क्या 19 स्वर, 14 स्वर, 12 स्वर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? स्वरों के बारे में भी हम करवाए हैं एक सेशन में, एक बिल्कुल आप लोग को केवल व्यक्तियों से संबंधित ही हम स्वर करवा दिए थे, है ना? लगभग 8-10 लोगों ने जो था, कितने कितने स्वर माने थे, ये सब पूछा जाता है आप लोग का, तो वो भी हम करवाए थे, है ना? इसीलिए कहते हैं कि हमारे साथ आप लोग रेगुलर बने रहिए, कोई भी सेशन मत छोड़िए, सब सेशन को देखते रहिए, ताकि आप लोग का कुछ भी नहीं छूटा है और कुछ भी नहीं छूटेगा अगर आप सब सेशन देखते हैं तो। टोटल पुराने हो नए हो जो भी हो, आप जब जागा तभी सवेरा, जब से भी हो आप लोग पुराने सेशन भी देखिए, नया सेशन जो भी आता है उसको भी देखते चलिए, सब आपका क्लियर होते चलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? श्रीकंठ के हिसाब से कितने स्वर है? क्या 19 स्वर, 14 स्वर, 12 स्वर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 स्वर माने हैं श्रीकंठ जी ने। देखिए यहाँ पे ये तीन आपका क्लियर कर देते हैं। 19 स्वर मानने वाले कौन है व्यक्ति? 19 स्वर किसने माना था? तो आपको याद होगा 19 स्वर वाले हैं सारंग देव। ठीक है, चार लोग का क्लियर कर देते हैं, चलिए यहीं पे आप लोग को बता के। सारंग देव 19 स्वर, और आपको याद होगा एक पलूस्कर, ये भी 19 स्वर ही माने थे। ठीक है, जिसमें कि आपका 12 स्वर आपका हो जाता है क्या? 7 शुद्ध और 12 स्वर विकृत। 14 स्वर में से आपका 7 शुद्ध और 7 विकृत माने थे श्रीकंठ, और 12 स्वर मानने वाले जो व्यक्ति हैं भातखंडे जी हैं, 12 स्वर, जिसमें आपका 7 शुद्ध और 5 विकृत मानते हैं भातखंडे जी। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का, राग कल्पद्रुम पुस्तक के रचयिता कौन है? क्या कृष्णानंद व्यास, रस कौमुदी, पुंडरीक विठल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? एक लेखक हो जाएंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर ए कृष्णानंद व्यास हो जाएगा। ठीक है, नियमित वर्ण समूह को अलंकार कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो बात है, यह परिभाषा किसने दिया? तो नियमित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये तो भाई आपको ध्यान ही रखना है कि नियमित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात कर रहा है कि यह परिभाषा किसने दिया था? क्या पंडित दामोदर ने, पंडित भरत मुनि ने, नारद मुनि ने, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को, पंडित दामोदर, जो कि कौन सा ग्रंथ लिखते हैं? संगीत दर्पण इनकी ग्रंथ है, संगीत दर्पण, इसमें ही इन्होंने बताया था। और दर्पण के जो है आपके क्या 2 अध्याय बताए गए थे संगीत दर्पण के। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र लिखा गया है, ये तो आपको पता ही है कि नाट्य शास्त्र, इसमें जो है आपके संगीत से रिलेटेड 6 अध्याय हैं। क्वेश्चन आया था ना आपका पीजीटी में, शायद क्वेश्चन था आपका स्टेट का पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 2 में आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप लोग को क्या याद रखना है कि संगीत से रिलेटेड 6 अध्याय। नारद मुनि का बताए थे आप लोग को ग्रंथ की नारदीय शिक्षा है, उसके बाद फिर आप लोग का संगीत मकरंद है ना, नारद संहिता है, ये सब आपके नारद मुनि की पुस्तक है। क्लियर? तो याद हो गया आपको कि यह परिभाषा किसने दिया? पंडित दामोदर ने। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अलंकार को और किस नाम से भी जानते हैं? क्या पकड़ कहते हैं, पलटा कहते हैं, विदारी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं इसको? अलंकार को कहते हैं भैया, ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट। इसको पलटा के नाम से भी जानते हैं अलंकार को। देखिए अगर आपसे पूछे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मेरे दोस्त आप लोग को बताना है अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है? आभूषण होता है, यानी कि गहना, यानी कि ये वो शोभा होता है एक तरह से, ये संगीत का अलंकार है ना। जैसे कि कैसे जो भी आभूषण लोग पहनते हैं तो कितने अच्छे, मतलब उनकी सुंदरता जो है बढ़ जाती है, तो है यही आपका। ठीक है, पकड़ बता चुके हैं, स्वरों का वह छोटा स्वर समुदाय। विदारी, गीत के जो बीच में जो छोटे छोटे जो खंड की जो समाप्ति होती है उसको विदारी कहते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्वरों का वह छोटा स्वर समुदाय जो किसी राग का बोध कराता है, वह है क्या है भैया? अभी आपको बताया ना ऊपर में कि स्वरों का वह छोटा स्वर समुदाय जो किसी राग का बोध कराता है, वह है क्या? पकड़ है, आलाप है, तान है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पकड़ हो जाएगा। आलाप के बारे में क्या है कि स्वरों का जो है, स्वरों का क्या भैया? तो स्वरों का विलंबित गति में विस्तार करना। क्या? विलंबित गति में विस्तार करना आपका आलाप कहलाता है। और तान क्या होता है? तो स्वरों का क्या होता है? स्वरों का द्रुत गति में, ठीक है, कौन सी गति? द्रुत गति में आलाप करना तान कहलाता है। क्लियर? क्लियर होगा? देखिए दोस्तों, सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग लाइक भी किया करिएगा, लाइक करते चलिए, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा उन दोस्तों के पास, उन भाई बहनों के पास जिनके पास की सेशन नहीं पहुंच पाता है ना, ताकि उनको भी लाभ मिल जाए। चलिए तो हो गया क्लियर। देखिए आप लोग के लिए एक चीज और बता दूं कि जो भी लोग हमारे साथ नए भाई बहन जो भी जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है कि पीडीएफ कैसे मिलेगा आप लोगों को, तो भाई आप लोग को ये सेशन के अंत में हम आप लोग को बता देंगे, जो कि आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम बताएंगे काफी इंपॉर्टेंट बातें जो भी है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया हम लोग। अगला क्वेश्चन,
चौथा नंबर का, जिस स्वर का प्रयोग किसी राग में नहीं होता है उस स्वर को क्या कहते हैं? क्या वादी स्वर कहते हैं, वर्ज्य स्वर, अंश स्वर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सब इसमें जो भी मैंने शामिल रखा है इसमें कुछ ना कुछ आपके पीवाईक्यूज भी हैं, सबको मिला-जुला कर मैं चल रहा हूँ आप लोगों के लिए और उससे पैटर्न रिलेटेड जो आपका आ सकता है, जो पूछ सकता है आपसे वो सब क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों का जो है हम कोशिश करेंगे आपका फुल्ली जो भी पैटर्न जो है उसी पे आधारित क्वेश्चन को लेके चलें और बस वैसे ही क्वेश्चन को गेस करके हम रखेंगे ताकि हम बिल्कुल आपके एग्जाम्स में उसको हम उस क्वेश्चन को डायरेक्टली हूबहू लड़ा सकें, ठीक है? तो वैसे क्वेश्चन हमारे पास जो है हम जो है इन चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? तो उस स्वर को क्या कहेंगे जो किसी में नहीं प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा, वर्ज्य स्वर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? वादी वैसा स्वर होता है जो कि राग में जो है सर्वाधिक प्रयोग होता है जिस स्वर का, क्या? सर्वाधिक प्रयोग यानी कि ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है? वो वादी स्वर। अंश स्वर क्या होता है? देखिए प्राचीन काल में आपका याद होगा कि जाति गायन, तो उस समय अंश स्वर कहा जाता था, अभी तो इसको वादी कहते हैं ना, लेकिन उस समय इसको अंश कहते थे, दोनों का मतलब यही आपका सेम था कि वहाँ पे जाति गायन में जो स्वर ज़्यादा लगता था, वो आपका अंश स्वर कहलाता था, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5वां नंबर का क्वेश्चन क्वेश्चन है 5वां नंबर, 4 या 4 से अधिक स्वरों की गोलाई बनाते हुए स्वरों के द्रुत प्रयोग को क्या कहते हैं? क्या खटका कहते हैं, गमक कहते हैं, मुर्की कहते हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे? तो 4 या 4 से अधिक स्वरों की जो है गोलाई बनाते हुए ये जो स्वरों का जो द्रुत प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खटका, ठीक है? और यहाँ जो आप देख रहे हैं गमक, गमक क्या होता है? तो भैया स्वरों में एक जो विशेष प्रकार का कंपन जो होता है, विशेष प्रकार का कंपन जो कि आपका क्या कहलाता है? गमक कहलाता है, ठीक है? सारंगदेव ने बताया अपने जो है आपके जो उनका संगीत रत्नाकर है सारंगदेव का 13वीं शताब्दी वाला, उसमें इन्होंने वर्णन किया है कितने गमक का? तो 15 गमक का। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आपसे पूछ देगा भैया 15 गमक का तो किया है, आपसे पूछ देगा कि कंप के आधार पे अगर बताना है आपको बताइए कितने गमक हो जाएँगे कंप के आधार पे? तो भैया कंप के आधार पे आपके 6 गमक बताए गए हैं, ठीक है? ये दोनों में थोड़ा-सा माइनर थोड़ा-सा अंतर है, आप लोग को ध्यान रखना है। गमक कितने हैं? तो गमक 15 लेकिन कंप के आधार पर कितने हैं? तो गमक 6 क्लियर? चलिए, यहाँ पे मुर्की दिख रहा है, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा किनको-किनको जानकारी है, मुर्की क्या होता है? ठीक है? ये चीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे क्योंकि आप लोग सभी को हम करवा चुके हैं, हम छोड़े भैया कुछ नहीं है अभी तक, है ना? और बाकी आगे भी आप लोग के लिए छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ आपके लिए लेके चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भातखंडे के अनुसार अस्थाई में किस स्वर का प्रयोग नहीं होता है? यानी अस्थाई जो होता है जैसे कि किसी भी गीत के भाग होते हैं ना भाई, अस्थाई होता है, अंतरा होता है, संचारी होता है, अभोग होता है ना? तो वो जो गीत के जो भाग हैं इसके अनुसार जो है अस्थाई में अस्थाई की बात कर रहे हैं ना, किस स्वर का प्रयोग नहीं होता है? नहीं, क्या मंद्र स्वर का नहीं होता है? तार स्वर का नहीं होता है? मध्य स्वर का नहीं होता है? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तार स्वर का प्रयोग जो आपका नहीं देखने को मिलेगा अस्थाई के अंदर में। बाकी मंद्र कर लेते हैं और मध्य में तो रहता ही रहता है ना? तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान देनी पड़ेगी, है ना? चलिए, सप्तक 3 प्रकार के जैसा कि आप लोग को देखिए यहाँ पे मंद्र, मध्य, तार। देखिए अगला क्वेश्चन, सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में काकू का वर्णन किया है? क्या चतुर्थ अध्याय में, तीसरा अध्याय में, प्रथम अध्याय में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे? तो सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में? तो यहाँ पे जो हम आंसर करने वाले हैं, यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को तीसरा अध्याय में। भैया बताए थे ना आपको पहला राग विवेक रागाध्याय सॉरी पहला आपका स्वराध्याय, ठीक है? स्वर्गता, राग विवेका बताए थे ना रागाध्याय जिसको कहते हैं और तीसरा क्या था? प्रकीर्ण का अध्याय, ठीक है? प्रकीर्ण का अध्याय तीसरा। तो इसी में उन्होंने बताया है, क्या बताया है? तो इसी में उन्होंने काकू के बारे में बताया है तीसरा अध्याय में, तो आंसर हुआ तीसरा। ठीक है? काकू के बारे में तो बताया भैया, लेकिन काकू अब अगर आपसे पूछ दे कि कितने प्रकार काकू के बताए हैं, तो फिर क्या 6 प्रकार के काकू बताए हैं। स्वर काकू, राग काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू, अन्य राग काकू, यंत्र काकू, है ना? तो ये सब आपके काकू के प्रकार बताए हैं। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 8वां नंबर। संगीत कला विहार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? क्या झांसी से, प्रयागराज से, मुंबई से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो संगीत कला विहार है ना, कला विहार, संगीत का कला विहार पत्रिका, क्या आंसर करेंगे? आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ये मुंबई से होता है और मुंबई में ही क्या क्वेश्चन बनता है आपका कि कल के कलाकार का आयोजन होता है मुंबई में, ठीक है? तो हो गया आपका कल के कलाकार का आयोजन कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं कि संगीतिका पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? क्या हाथरस से, प्रयागराज से, मुंबई से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाई आपका संगीतिका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज से, ठीक है? प्रयागराज से होगा। हाथरस से तो केवल आपका संगीत नामक पत्रिका कौन निकालते हैं? प्रभुलाल गर्ग जी,
है ना, जिनको काका हाथरसी भी कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। चलिए, तो ये सब आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ चलें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, विश्वासु के अनुसार श्रुति की कितनी जातियां हैं? विश्वासु के अनुसार, भैया विश्वास, ठीक है, विश्वास क्या 3 विश्वासु, एक आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं विश्वास। तो विश्वास क्या होना चाहिए? विश्वास दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है। तो 3 4 2 एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? तो विश्वास क्या बताया मैंने? दोनों तरफ से होना चाहिए। तो विश्वासु के अनुसार दो दो श्रुति की 2 जातियां, कौन कौन सा? एक तो आपका हो जाएगा स्वर श्रुति और दूसरा क्या हो जाएगा? अंतर श्रुति, ठीक है, स्वर श्रुति और अंतर श्रुति। लेकिन ऐसे कितने हैं श्रुति की जातियां? तो ऐसे आपके भैया 5 जातियां हैं, दीप्ता, अहिता, करुणा, मृदु और मध्या, है ना, बताए थे ना 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है दोस्त यहाँ पे 11 नंबर का, आफ्ताब ए मौसिकी की उपाधि किसे दी गई है? क्या फयाज खां का, नहीं भैया, को, ठीक है, फयाज खां को, हाफिज अली खां को, अलाउद्दीन खां को, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आफ्ताब ए मौसिकी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद फयाज खां, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए तो प्रश्न तो हम लेकर आए ही हैं, आगे आप लोग को बताते हैं, ये वाला भी हाफिज अली और अलाउद्दीन खां वाला बताते हैं आप लोग को। चलिए प्रश्न लेकर ही आ गए हैं, तो नहीं तो हम यहीं पे उसका भी डिस्कस कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का, आफ्ताब ए सरोद। देखिए आफ्ताब ए मौसिकी आपने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन बचा है 2 आपके पास, बताना इसी में से आफ्ताब ए सरोद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए भैया आपको बता दें, अलाउद्दीन खां भी सरोद वादक हैं, ठीक है, ये भी सरोद वादक हैं, हाफिज अली खां भी सरोद वादक हैं, ये दोनों जो हैं सरोद वादक हैं। फयाज खां तो गायक है ना आगरा घराने के, है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आफ्ताब ए सरोद की उपाधि जो मिला है हाफिज अली खां साहब को मिला है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, आफ्ताब ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? आफ्ताब ए हिंद, क्या फयाज खां? नहीं, ये तो आफ्ताब ए मौसिकी थी, 1911 ईस्वी में इनको उपाधि मिला था। कहाँ पे? मैसूर के दरबार में, ये बताना रह गया था आप लोग को, अभी याद आ गया, यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। आफ्ताब ए मौसिकी की उपाधि 1911 में मैसूर नरेश ने दिया था इनको, उस्ताद फयाज खां को। क्लियर। तो आफ्ताब ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किसको किया गया, ये बताना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, ठीक है। अलाउद्दीन खां की बात करते हैं तो ये मैहर घराने के जो हैं संस्थापक माने जाते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब। ये सरोद वादक रहे हैं और इनके पुत्र जो हैं अली अकबर खां, वो भी सरोद वादक रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ध्यान रखने योग्य हैं बातें आप लोगों की। चलिए बढ़ चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, वादी और संवादी स्वरों के बीच कितने श्रुतियों का अंतर होता है? क्या 9 से 13 श्रुति का, 3 से 4 श्रुति का, 4 से 5 श्रुति, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो वादी और संवादी स्वरों के बीच जो है श्रुतियों का जो अंतर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 से 13 श्रुतियों का अंतर होता है। और इसमें वादी और संवादी में संवाद क्या होता है? तो या तो आपका सामा संवाद होगा या तो आपका सापा संवाद होगा, ये 2 संवाद होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगर आपसे पूछ दे कि वादी और संवादी स्वरों के बीच कितने श्रुति न लिखकर अगर स्वर लिख दे, तो स्वर अगर लिख दे तो फिर आप लोग क्या आंसर करेंगे? तब आंसर करना आपको 3 से 4 या 4 से 5 स्वर का अंतर होता है, 3 से 4 स्वर या 4 से 5 स्वर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगर किसी राग का वादी स्वर पूर्वांग में है तो उसका संवादी स्वर होगा, कहां पे होगा? क्या बताना है यहाँ पे, आंसर करना है। ऑप्शन हमारा क्या है? तो ऑप्शन है हमारा, क्या पूर्वांग में होगा, उत्तरांग में होगा, पूर्व में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? अगर किसी राग का वादी जो है, देखिए सप्तक को हम 2 भाग में बांटते हैं, जैसे कि आपका सा, रे, ग, म, प, ध, नी, और यहाँ पे तारसा ले लिए, और यहाँ पे क्या करते हैं, 2 भाग कर देते हैं। एक तो आपका इसका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्वांग, और इसको क्या बोलते हैं इधर वाले को, उत्तरांग, ठीक है। तो ये 2 भाग में बांट दिए। तो वही पूछ रहा है, अगर वादी स्वर हमारा पूर्वांग में होगा तो संवादी स्वर कहाँ होगा? तो संवादी फिर आपका हो जाएगा उत्तरांग में। अगर वादिये आपका उत्तरांग में हो गया, ठीक है, वादिये स्वरवा आपका उत्तरांग में हो गया, तो फिर आपका फिर संवादी किधर हो जाएगा? तो संवादी भैया आपका हो जाएगा इधर पूर्वांग में, ठीक है। जब वो उत्तरांग में तो वो पूर्वांग में, जब वो पूर्वांग में तो वो उत्तरांग में। क्लियर, नो डाउट। चलिए तो यहाँ पे आंसर कर लीजिए, आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए आंसर करेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा भैया, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तरांग में हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक बार क्या हुआ था कि आप लोग को ऐसे ही मैंने कुछ बताया था आप लोग को बढ़िया से क्लियरिफाई करके, और ऑप्शन एक बार क्या हुआ, गलत लग गया, तो आप लोग जो है थोड़ा सा हेजिटेट हो गए कि भैया ये क्या लगा दिया। नहीं, जो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके जो बताता हूँ ना, वो आप लोग को ध्यान रखना है। अगर कभी ऑप्शन गलत भी लग जाए तो उस चीज़ों को आप लोग को कॉपरेट कर लेना है, ताकि मैं तो पूरा आप लोग को बता ही देता हूँ।
हाँ, एक बार क्या हुआ पिछले सेशन में आप लोग के लिए जैसा कि मैंने बता दिया था आप लोग को, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और लाइट म्यूज़िक के नाम से एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया था पिछले सेशन में। तो मैंने उसमें क्या कर दिया कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से मैं विवेकानंद के बारे में पढ़ रहा था, तो विवेकानंद ही मेरे मुँह पे आ गए ज़ुबान पे, और मैं उन्हीं का नाम ले लिया। हालाँकि वो लाइट ऑफ एशिया के नाम से वो किनको जाना जाता है, तो गौतम बुद्धा को जाना जाता है। ठीक है भई? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्धा को जाना जाता है। अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ जब मिस हो जाता है उसके बाद फिर आप लोग कमेंट करते हैं तो, ठीक है? गौतम बुद्ध, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक है? 563 ईसा पूर्व हुआ था ना? और इनको ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे, है ना? गौतम बुद्धा जी। और उसके बाद फिर अगर बात कीजिएगा, इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, है ना? ये सब जो है इनके पीछे बहुत सारा लंबा चैप्टर है इनका, अगर बताएँगे आप लोग को तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए हम लोग इसी पे रहते हैं। तो अच्छा लगता है भई आप लोग इसी तरह से, अगर कुछ मिस्टेक होता है कभी बाय द वे, तो आप लोग जो है उसको कमेंट करके मुझे बताते हैं, और मैं उसको फिर अगले सेशन में उसको ठीक करके आप लोग के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। क्योंकि मुझे ये कहना है कि जैसे कुछ लोग ही तो जान पाते हैं ना, हर लोग तो नहीं जानते हैं। तो भई मैं जो बोलूँगा उसी चीज़ को तो लोग सत्य मान लेंगे ना। इसलिए ये अच्छा लगता है कि आप लोग बताते हैं, फिर उसको मैं सही क्लियर करके आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ, और इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग हर सेशन में बने रहिए, और आपको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग सीखे भी हैं। आप लोगों ने एसटीईटी का आंसर की भी चेक किया, और आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा था, आप लोगों ने कमेंट भी किया, बताया भी मुझे। जो लोग पीडीएफ ले रहे थे वो भी कमेंट करके मुझे बताया उस पे। तो भई बहुत अच्छा लगा कि आप लोग का इतना अच्छा-अच्छा मार्क्स आया है, ठीक है? मैं आप लोग के लिए कुछ कर पाया, ये लगता है मुझे, थोड़ा-सा खुशी होती है। बाकी आप लोग के लिए और जो खुशी होगी वो सिलेक्शन के बाद होगी, ठीक है? तो कंटिन्यू फिर वैसा ही सफ़र हमारे साथ बनाए रखिए। जहाँ से जो करना है वो करते रहिए एक्स्ट्रा टाइम में, लेकिन कुछ टाइम हमारे लिए आप लोग दीजिए, जैसे कि आप लोग चल रहे थे, है ना? चलिए, आइए क्वेश्चन पे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इसमें जो है बह गए भावनाओं में, है ना? चलिए, आइए, कोई बात नहीं दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वादी स्वरों को किसकी उपमा दी गई है? क्या अनुचर की उपमा, अनुराग की उपमा, महत्वपूर्ण की उपमा उपमा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या करेंगे? तो यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, वादी स्वरों की को जो है अनुचर की उपमा दिया गया है। है तो महत्वपूर्ण, लेकिन उपमा थोड़ी ना दिया गया है। वादी स्वर तो महत्वपूर्ण स्वर होता है, सबसे महत्वपूर्ण। तो भैया उपमा थोड़ी ना उसको दिया गया है, ये तो महत्वपूर्ण है ही, तो यहाँ पे उपमा पूछा है ना, तो अनुचर स्वर की उपमा दिया गया है, ठीक है? चलिए, छोटे-छोटे पॉइंट को भी समझते चलना है, क्लियर करते चलना है उन सब चीज़ों को भी। चलिए अगला क्वेश्चन, रागों के गाने का साधारण समय किसके द्वारा ज्ञात होता है? क्या विवादी स्वर के द्वारा ज्ञात होगा, अनुवादी स्वर के द्वारा ज्ञात होगा, वादी स्वर के द्वारा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वादी स्वर के द्वारा ही पता चलता है कि भैया इसका गायन समय जो है, साधारण गायन समय कब होगा? क्या पूर्वांग में होगा, या फिर उत्तरांग में होगा, या फिर इसको कब गाएँगे? तो ये आपका यही स्वर डिसाइड करता है। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्या है? विवादी स्वर के प्रयोग में मुख्य कितनी बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, विवादी ऐसा स्वर जिसको कि लगाने पर भैया विवाद खड़ा हो जाए, लेकिन आप लोग को पता है कि कुछ कुशल जो हैं आपके कलाकार जो होते हैं, उनके द्वारा विवादी स्वरों का भी प्रयोग किया जाता है ना? कर लिया जाता है कभी-कभार। तो वही कह रहा है कि जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो कौन-सी बात का हम ख्याल रखेंगे? कितने बात का? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 2, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। कौन-सी 2 बात का ख्याल रखेंगे? तो एक तो क्या ख्याल रखना है हमको? एक तो ख्याल रखना है कि उसमें मधुरता का ख्याल रखना है। मधुरता का, कि भैया ऐसा ना हो कि हम लगा दिए और सारा मधुरता ही बिगाड़ दे। यानी कि हम पूरा चीनी का घोल बना के रखें भैया बढ़िया से, और उसमें पूरा जो है आपका क्या कर लें उसमें, नींबू का रस ही पूरा डाल दें। है ना? तो हो जाएगा ना? तो इसलिए मधुरता का ख्याल रखना है, और दूसरा क्या करना है आपको कि उसका अल्प प्रयोग करना है, ज़्यादा नहीं भैया, अल्प प्रयोग। अल्प प्रयोग नहीं करेंगे तो इसे क्यों इसका फिर नाम पड़ा है विवादी। तो इसलिए विवादी का अल्प प्रयोग ही करते हैं, और मधुरता का ख्याल रखते हुए। ठीक है? तो यही आपका आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, सप्तक के 2 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए किस स्वर को जोड़ा जाता है? अगर हम सप्तक को 2 भागों में, बराबर भागों में अगर विभाजित करेंगे, तो किस स्वर को जोड़ा जाएगा? हम जैसे यहाँ पे देखें, लिख दें सा, रे, ग, म, प, ध और नी। हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ 7 स्वर है, लेकिन बराबर-बराबर कैसे भैया? 4-4 तो होना चाहिए ना? तो अगर हम इधर से करते हैं सारेगामा तक 4 तक अगर बढ़ते हैं, यहाँ पे हम अगर बाँटते हैं, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है? यहाँ पे फिर तार सा को जोड़ लेते हैं, तभी तो हुआ बराबर-बराबर। 4 आपका इधर और 4 फिर आपका इधर। तो वही पूछ रहा है कि सप्तक के 2 बराबर भाग, अब बढ़ गया ना 2 बराबर, 4 स्वर इधर भी, 4 स्वर इधर भी। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि विभाजित करने के लिए किस स्वर को जोड़ा जाता है? मंद्र मध्यम नहीं होगा, ये आपका मध्य षडज नहीं होगा, क्योंकि हम तो इसको ऑलरेडी लेकर ही रखते हैं ना, तो ये थोड़े ना जोड़ा जाएगा, ये तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तार षडज होगा, जो कि अभी जोड़ के बराबर किए। ठीक है?
चलिए अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर का क्वेश्चन। वैसे राग को क्या कहा जाता है जो आलाप योग्य नहीं होता है? आलाप योग्य नहीं होता है, क्या गंभीर राग, हस्व राग, चंचल राग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करेंगे इसका? तो यहाँ पे इसका आंसर करेंगे वैसे राग को क्या कहा जाता है जो आलाप योग्य नहीं होता है? भैया आलाप योग्य नहीं होता है तो इसको कहते हैं क्या? चंचल कहेंगे। चंचल, ये इसमें जो है आप लोग क्या कर सकते हैं? आलाप नहीं कर सकते हैं, इसको क्षुद्र गीतों का प्रयोग भी करते हैं इसमें, ठीक है? इसमें आलाप का प्रयोग नहीं होगा चंचल राग में। चलिए आप लोग 1-2 कोई चंचल राग का नाम लिखिए ज़रा फटाफट कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए सवाल है यहाँ पे। कौन-कौन से ऐसे राग आपको याद है जो कि चंचल राग हैं? कमेंट करके बताइएगा फटाफट, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन, पूर्व राग कब गाए जाते हैं? क्या दिन के पूर्वार्ध में, दिन के उत्तरार्ध में, रात्रि के पूर्वार्ध में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करेंगे? तो पूर्व राग, तो भैया पूर्व राग जो है वो तो पूर्वार्ध में ही गाया जाएगा। कब? तो आपका ऑप्शन नंबर ए को लेके चलेंगे, दिन के पूर्वार्ध में। जैसा कि आपको बताए थे पूर्वार्ध यानी पूर्वांग और उत्तरांग में जो आपको बाँट कर बताए थे ना कि रात्रि के 12 से दिन के 12 तक आपका उत्तरांग, उत्तरार्ध जिसको कह देंगे, और उसके बाद फिर दिन के 12 से रात्रि के 12 तक दिन वाला उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? पूर्वांग, है ना? या पूर्वार्ध राग, ठीक है? ये कहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, राग बसंत का वादी स्वर बताएं। क्या तारसा होगा, मध्य रे, मध्य प, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो बसंत है ना, तो बसंत भैया बसंत, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो वादी स्वर होता है भैया आपका क्या होता है? तारसा होता है, ठीक है? तारसा। वहीं आपसे संवादी पूछे तो मध्य प जो आपको दिख रहा है, ये संवादी स्वर इसका होता है, ठीक है? बसंत। क्लियर? और ये कैसा राग है भाई? तो मौसमी राग है। मौसमी राग के अंतर्गत राग बसंत को रखा जाता है। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का कि वाद्यों में प्रयोग किए जाने वाले तानों को क्या कहते हैं? वाद्य में देखिए, आप तान के बारे में बताए थे ना कि तान जो है आप लोग स्वरों का जो है द्रुत गति में विस्तार करते हैं, उसको तान कहते हैं। लेकिन ये वाद्य में पूछ रहा है कि वाद्य में प्रयोग किए जाने वाले तान को क्या कहते हैं? ये तो हम अपने गले से जो कर रहे थे, लेकिन अगर वाद्य से करेंगे, जैसे आपका हो गया कोई भी वाद्य ले लीजिए, उस पे अगर करेंगे तो क्या कहलाएगा? क्या तोड़ा, घसीट, मीड, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ से तो आपको स्पष्ट होने वाला है कि ये सितार पर किया जाएगा, है ना? क्योंकि आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे कहेंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तान को तोड़ा कहते हैं। वाद्यों में जो प्रयोग होने वाली तान होती है उसको कहते हैं तोड़ा, ठीक है? तोड़ा कहते हैं। और घसीट जो है ये क्या होता है? और मीट जो है ये क्या होता है? ये 2 सवाल आपसे यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है? क्योंकि सितार का मैंने स्पेशल क्लास भी लिया था आप लोगों से, बताया था भी मैंने उसमें आप लोगों को, है ना? तो ये सब चीज़ें आप लोग को जो है, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है भई, तो पहला आप लोग का टेस्ट यहीं से स्टार्ट होता है ना? तो ये टेस्ट आप लोग देते चलिए, तब आप लोग यहाँ से ही इस टेस्ट से आप लोग को उस टेस्ट तक पहुँचना है जहाँ पे कि सबसे कामयाबी वाली टेस्ट मिलेगी, है ना? तो आप लोग को यहीं से तैयार होते चलना है, क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं? क्या लय कहते हैं भई, मात्रा कहते हैं, गति कहते हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? तो समान गति, संगीत में पूछ रहा है ना, समान गति या चाल, उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लय। और लय कितने प्रकार के? तो भैया 3 प्रकार के। कौन-सा? एक आपका होगा विलंबित, जो कि हो जाएगा जो आप चलते हैं औसतन उससे कम, और एक हो जाएगा आपका मध्य लय, जो कि चलते हैं आप, जो आपका औसत जो है एवरेज वाला, वो वाला। और एक आपका हो जाता है द्रुत, यानी कि जो आप चलते हैं एवरेज में उससे अधिक वाला, जो आपका द्रुत लय। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का कि संगीत में समय खाली स्थान से मापा जाता है। क्या गति से, मात्रा से, आलाप से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? तो संगीत में जो समय मापते हैं उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, मात्रा कहते हैं, मात्रा। ठीक है? आपको कहीं पे ताल भी मिलेगा। ठीक है? ये चीज़ भी आप लोग को गौर करके रखना है। लेकिन यहाँ पे मात्रा को हम आंसर करके चलते हैं। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्या हमारा पूछ रहा है 26 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को क्या कहते हैं? क्या सम कहते हैं भाई, न्यास कहते हैं, खाली कहते हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं? तो प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को कहते हैं हम सम कहते हैं भाई, सम कहते हैं, जिसको कि कैसे दिखाया जाता है? ऐसे, इस तरह से क्रॉस लगाकर। ठीक है? और पहली जो भी ताल है आपकी, उसकी पहली मात्रा पर सम ही दिखाया जाता है सिवाय एक ताल के। वो कौन सा ताल है जिसके पहली मात्रा पर सम नहीं, उसको खाली से दिखाते हैं? ये भी सवाल फटाफट माइंड लगाइए और जवाब दीजिए आप लोग का। ठीक है? कौन सा ताल है जिसके पहली मात्रा पे सम नहीं है, खाली से प्रारंभ माना जाता है उसको? ये सवाल आपसे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन 27 नंबर का, षड्जग्राम की पहली मूर्छना आधुनिक किस थाट के समान है? देखिए, षड्जग्राम हो, मध्यम ग्राम हो या गंधार ग्राम हो, कोई सा भी ग्राम हो, सभी से जो है 7-7 मूर्छनाएं ही बनती है।
तो इसमें सलजग्राम की जो 7 मूर्छना है, याद होगा आप लोग को, उत्तर मंद्रा, रंजनी, उत्तरायिता, शुद्ध सर्जा, मत्स्यकृता, अश्वक्रांता और अभिरुद्धगता, ये आपके 7 मूर्छनाएं हैं टोटल। ठीक है, तो इसी में पूछ रहा है कि पहली मूर्छना जो आपका कौन है, उत्तर मंद्रा। ठीक है, ये मूर्छना, ये पूछ रहा है कि आधुनिक किस थाट के समान है, क्या काफी के समान है, आसावरी के समान है, खमाज के, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को, ये आपका काफी के समान हो जाएगा, काफी थाट के समान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 28 नंबर का कि षड्ज की 5वीं मूर्छना आधुनिक किस थाट के समान है। भैया 5वीं कौन सा होगा, तो पहला आपको क्या बताया, उत्तर मंद्रा, रंजनी, उत्तरायिता, शुद्ध सारजा, मत्स्यकृता, तो 5वां आपका कौन सा हो गया, मत्स्यकृता। ठीक है, मत्स्यकृता आपका हो जाएगा 5वां। ये आधुनिक किस थाट के समान है, क्या काफी के समान है, आसावरी के समान है, खमाज के समान है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर कर लेंगे इसका, तो इसका आंसर कर लेंगे भाई, आपका जो मत्स्यकृता है इसका आंसर कर लेंगे क्या, ऑप्शन नंबर सी को आंसर करेंगे। ठीक है, ये आपका खमाज कहलाएगा, 5वीं मूर्छना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर का, षड्ज की 6ठी मूर्छना आधुनिक किस थाट के समान है। षड्ज की 6ठी मूर्छना, तो छठा कौन सा हो जाएगा, फिर से आइए चलिए काउंट कर लेते हैं। तो पहला उत्तर मंद्रा, दूसरा रंजनी, उत्तरायिता, शुद्ध सारजा, मत्स्यकृता, अश्वक्रांता, यानी कि छठा कौन सा हो गया, अश्वक्रांता हो गया, अश्वक्रांता। तो क्या होगा इसका, छठा मूर्छना आधुनिक कौन सा थाट, तो क्या कल्याण, भैरवी, खमाज, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर होना है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याण हो जाएगा। अश्वक्रांता जो है आपका आधुनिक किस थाट के समान निकला, तो भैया कल्याण के समान निकला। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि सेशन आप लोग को कैसा लगा। क्वेश्चन हमारा 30 नंबर का, षड्ज की 7वीं मूर्छना आधुनिक किस थाट के समान है। तो 7वीं क्या हो जाएगा, 7वीं मूर्छना अभिरुद्धगता, बताए ना, अभिरुद्धगता। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, किसके समान होगा, क्या कल्याण के समान, भैरवी के समान, खमाज, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपको अभी बताए कल्याण किसके समान है भैया, तो अश्वक्रांता के समान बताए, खमाज किसके समान बताए, तो मत्स्यकृता के समान बताए। यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भैरवी। अति प्राचीन काल को और क्या कहा जाता है, क्या प्राचीन काल कहेंगे, गंधर्व काल कहेंगे, वैदिक काल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, अति प्राचीन काल मीन्स इसको कहा जाता है वैदिक काल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, पूछा जा रहा है कि अति प्राचीन काल की अवधि कितनी मानी गई है। देखिए अति प्राचीन काल कह लीजिए या उसको वैदिक काल भी कहा जाता है, तो वैदिक काल आप कह लीजिए, कह सकते हैं ना, कब मानी गई है, क्या 200 से 1000 ईसा पूर्व तक, या 500 से 2000 ईसा पूर्व तक, या 400 से 1500 ईसा पूर्व तक, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, यहाँ पे हम करेंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए को, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 से 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है आपका वैदिक काल था। ठीक है, कौन सा काल, वैदिक काल था या फिर आपका अति प्राचीन काल था। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मध्यकाल को अन्य किस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, तो यहाँ पे मौर्य काल कहेंगे, मुगल काल कहेंगे, गुप्त काल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, तो मध्यकाल को जो हम कहेंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा आपका मुगल काल, क्योंकि मौर्य जो है आपका वो प्राचीन के अंदर जाएगा, गुप्त भी आपका प्राचीन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा मुगल काल, क्योंकि 1526 ईस्वी से ही मुगल वंश की स्थापना हुआ था, बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तभी जो है मुगल वंश का स्थापना हुआ था। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे मुगल काल हो जाएगा, मध्यकाल को मुगल काल भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन हमारा है। देखिए मेरे दोस्त, आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हम आपको पीडीएफ के लिए अंत में, हम क्लास के अंत में आप लोग को बता देंगे पीडीएफ के बारे में। जो भी लोग नए हैं, नए जुड़े हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे तो क्वेश्चन, प्राचीन काल की अवधि कब तक मानी गई है, क्या 1000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक, या 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, या 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे है आपका प्राचीन काल की अवधि मानी गई है। ठीक है, अति प्राचीन काल नहीं, अति प्राचीन को तो मैं बता दिया आपको 200 से 1000 बताया ना अभी, लेकिन यहाँ पे प्राचीन काल है। तो यहाँ पे क्या आंसर कर लेंगे मेरे भाई, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक। ठीक है, आ गया, ये 800 तक हो गया, अब 800 से आगे बढ़ेगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मध्यकाल की अवधि मानी जाती है, क्या 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक, 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर कर लेंगे, तो देखिए आपको अभी बताए, हम क्या बताएं अभी, कि आपका जो
जो प्राचीन काल था वो 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक था, यानी कि ये वाला। लेकिन अब आ जाते हैं मध्यकाल में, तो मध्यकाल की अगर बात कीजिएगा ना तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। और इस मध्यकाल को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक आपका होता है कौन सा, पूर्व मध्यकाल, और एक आपका होता है उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो पूर्व में आपका 8 5 साल बांटा है, तो 8वीं 800 ईस्वी से आपका कब तक, तो 1300 ईस्वी तक, यानी 8वीं सदी से 13वीं सदी कह सकते हैं इसको। और ये उत्तर मध्यकाल में आपका 1300 ईस्वी से आपका क्या हो जाएगा, 18, ये आपका 1800 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भी इसको कह सकते हैं ना। तो ये आपके दो पार्ट हो गए इसके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, आधुनिक काल की अवधि है। देखिए अब आधुनिक काल, प्राचीन काल जाने, मध्यकाल की अवधि जाने, अब यहाँ पे देखिए आधुनिक काल की अवधि क्या, 1900 से अभी तक, 1800 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी तक तो हम लोग 1800 तक देखे, 1800 के बाद जो आपका यहाँ पे जो आधुनिक काल का जो माना जाता है वो अवधि, ये 18वीं सदी तक की बात हो रही थी ना, 1899 तक, यानी उस पे ये 19वीं जो हो जाएगा आपका। तो 1900 से यहाँ पे इसको आंसर करके हम चल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपकी बात आएगी 19वीं सदी से अभी तक जो है आपका, यानी कब से, 18वीं सदी के बाद 19वीं, यानी कि आपका 1801 से तो 19वीं सब प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग मान सकते हैं कि 1801 से अभी तक जो है आपका क्या चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है, तो ये क्योंकि 19वीं शताब्दी में आप प्रवेश कर गए यहाँ पे। क्लियर, शताब्दी मीन्स 100, यानी शतक, शताब्दी में 100 वर्ष। ठीक है, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, एक दशक में 10 वर्ष होते हैं, इस प्रकार से इसका जो है काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर का, कि स्वर्ग में गायन करने वाले को क्या कहते थे, क्या ऋत्विज, गंधर्व, होत्री, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि उसको कहते थे गंधर्व कहते थे। ऋत्विज जो होते थे ये सामगान करते थे, लेकिन सामगान में जो भी प्रमुख और जो गायक होते थे उसमें सामगान में उसके जो प्रमुख गायक यानी कि प्रमुख ऋत्विज जो होते थे उसको कहते थे उद्गाता कहते थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कराया है ना आप लोग को, क्लियर। और कहीं पे आपको होत्री भी मिलेगा, सामगान जो है जो करते थे, होत्री भी कहीं पे मिल जाएगा आप लोग को, तो ध्यान से क्वेश्चन को करते चलना है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग में वादन करने वाले को क्या कहा जाता था, क्या किन्नर, गंधर्व, होत्री, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, किन्नर हो जाएगा। आपका गंधर्व क्या करते थे, गान करते थे, और वादन के लिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किन्नर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, कि स्वर्ग लोक में नृत्य करने वाले को क्या कहते थे, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इजीली यहाँ पे जवाब दे सकते हैं, किन्नर क्या करते थे, तो भैया वादन करते थे, गंधर्व क्या करते थे, गायन करते थे, तो आप नृत्य कौन करेगा, आंसर अप्सरा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ जो है टोटल चीज क्लियर करते चल रहा हूँ, उम्मीद है, इसीलिए मैं ऑप्शन को भी इस प्रकार से सेट करके लाया था। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज आप लोग बिना कहे कभी लाइक भी कर दिया कीजिएगा, और साथ ही साथ सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा उन भाइयों बहनों के साथ जिनके पास की सेशन नहीं पहुंच पाता है ना। बस यही तो छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं आप लोगों को देकर रखता हूँ, है ना। तो बस इतना जो है हमारे लिए भी कर देना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन 10, आधुनिक विद्वानों के अनुसार भारतीय संगीत का जन्म माना जाता है, क्या ईस्वी से 8000 वर्ष पहले पूर्व, या ईस्वी से 5000 वर्ष पूर्व, या ईस्वी से 4000 वर्ष पूर्व, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा, तो विद्वानों के अनुसार जो भारतीय संगीत का जो जन्म माना जाता है ये आपका कब माना जाता है, ईस्वी से 8000 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी जहां से ईस्वी यानी कि जब काउंटिंग होना हमारा प्रारंभ हुआ था ना, एक से, अभी तो 2000 कब चल रहा है, 2000 क्या चल रहा है, 25 का, वो भी दिसंबर यानी लास्ट ही होने वाला है, तो 25 ही मानिए ना कि 25 चल रहा है। तो जब एक से हमारा जब साल स्टार्ट हुआ होगा, उससे भी 8000 वर्ष पहले जो है भारतीय संगीत की का जन्म हो गया था, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि भारत में वैदिक युग का आरंभ कब माना जाता है, क्या आर्यों के आगमन से माना जाता है, चार वर्णों के निर्माण से, उपनिषदों के निर्माण से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यों के आगमन से ही आपका वैदिक युग का आरंभ माना जाता है। ठीक है, चार वर्णों का निर्माण, अगर चार वर्णों की ही बात कर लेते हैं तो चार वर्ण जो है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका वर्णन कहाँ मिलेगा, तो आपका ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के कौन से मंडल अगर पूछते तो याद रखना है आपको 10वें मंडल में इसका मिलता है चारों वर्णों के बारे में। ठीक है, गायत्री मंत्र के बारे में बता भी दिए थे आप लोग को कि कौन से मंडल में मिलता है ना। देखिए उपनिषदों की संख्या की बात कीजिएगा तो उपनिषद कितने हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 जो है आपका क्या है, उपनिषदों की संख्या है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या है, और उपनिषद जो है ये आपका क्या, ये कहलाता है शायद उपवेद, इसको कहते हैं उपवेद, है ना, यही आपका 108 है संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर का,
शतपथ ब्राह्मण से यज्ञ में नियुक्त गायक कौन होते थे? यानी शतपथ ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तो उसमें अगर बात करेंगे तो उसको क्या कहते थे? क्या उत्कृष्ट प्रबंधकार, श्रेष्ठ वाक्यकार, विकृत शब्दालाप, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्कृष्ट प्रबंधकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन कि हाथी से किस स्वर की उत्पत्ति मानी जाती है? क्या ऋषभ की, मध्यम की, निषाद की, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे? तो यहाँ पे आप लोग को आंसर करना है हाथी, यानी ऐसे भी आप लोग निषाद जानते होंगे ना संस्कृत में। संस्कृत में क्या कहते हैं? निषाद मीन्स हाथी होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी से इसकी निषाद की उत्पत्ति मानी गई है। अगर भाई हम ऋषभ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? चातक से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सड़ज की बात करेंगे तो इसकी जो है मोर से लिया, मोर से उत्पत्ति माना जाता है सड़ज का स्वर जो है आपका। ठीक है, उसके बाद फिर मोर हो गया, उसके बाद फिर चातक हो गया, फिर और क्या हो जाता है? मध्यम का क्या होता है? चलिए ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मध्यम का क्लियर। चलिए आपको केवल इतना बता देना है कि कोयल से है मध्यम या फिर नहीं है, यस या नो। चलिए आपके लिए आसान कर देते हैं, यस या नो, बस इतना ही आप लोग को बताना है। ठीक है, क्या कोयल से माना जाता है मध्यम का? चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन, वैदिक काल में निम्न कुल की महिलाएं खाली स्थान करती थी। यानी कि वैदिक काल जब था वो कब प्रारंभ हुआ था? आर्यों के आगमन से। तो वहां पर जो थे वो निम्न कुल की जो महिला थी वो क्या करती थी? क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है। क्या लोक गायन करती थी, लोक नृत्य करती थी, लोक नाट्य, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो लोक नृत्य करती थी। ठीक है, जो निम्न कुल की महिलाएं होती थी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, रामायण में किस वाद्यंत्र का उल्लेख मिलता है? क्या दुदुम्बी का, मृदंग का, डिडिम का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो रामायण की हम बात कर रहे हैं ना, तो रामायण में जो है उस काल में वाद्यंत्रों के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि दुदुम्बी है, मृदंग है, डिडिम्ब है ना, ये हो गए। फिर आपका एक और क्या बात कर लें, और भी है, जैसे कि आपका भेरी हो जाएगा, फिर आपका घट हो जाएगा, ये सब भी आपके वाद्यंत्रों का उल्लेख मिलता है रामायण में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर का, अश्वमेध यज्ञ में मनोरंजन के क्या साधन हुआ करते थे? क्या वीणा वादन हुआ करते थे, नियमित गंधर्व गान होते थे, गंधर्व नृत्य, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हुआ करता था भाई अश्वमेध यज्ञ में मनोरंजन के साधन के लिए? तो यहाँ पे अभी आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि वीणा वादन होता था और नियमित गंधर्व गान होता था, ये भी आपका मनोरंजन का साधन हुआ करता था। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी वीणा वादन और नियमित गंधर्व गान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? कौन सा वेद से मानी जाती है भाई? क्या सामवेद से, गंधर्व वेद से, नाट्यवेद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, वेद 4 है ना, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, अथर्ववेद, और उसके बाद फिर एक आपका क्या होता है? यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद, ये आपका 4 वेद होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देख लेंगे, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 18 नंबर का कि सामगान में जीत के प्रथम, नहीं भैया जीत यहाँ पे नहीं, गीत। ठीक है, गीत, गीत के प्रथम भाग को क्या कहते थे? क्या प्रस्ताव, हिंकार, उद्गीत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? तो यहाँ पे जो सामगान के जो है गीत का प्रथम भाग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव। आपका एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसका सामगान के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, प्रथम वाला याद रखिएगा और एक आप अंतिम वाला याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम वाला, ये 2 प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम्स में। तो अंतिम भाग को कहते हैं निधन। और इसके कुल कितने भाग हैं जरा ये आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसके कुल कितने भाग हैं। ठीक है, चलिए तो कमेंट करके बताना है आप लोग को यहाँ पे कि कुल कितने भाग हैं सामगान के। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन है 19 नंबर का कि स्त्रियों की वीणा वादन किस युग की विशेषता मानी जाती है? यानी कि स्त्रियां कौन से युग में वीणा वादन भी करती थी? क्या मौर्य युग में, वैदिक युग में, रामायण युग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 19 का वैदिक युग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक काल में पिछोल किससे संबंधित था? पिछोल क्या था भाई? क्या नृत्य था, गायन से था, या फिर वाद्य से संबंधित था? किससे था? तो यहाँ पे पिछोल क्या हुआ करता था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिछोल जो है ये वाद्य हुआ करता था, यानी पिछोला वाद्य हुआ करता था। ठीक है, वैदिक काल का ये वाद्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में देखिए जो नृत्य हुआ करते थे, आपके लिए बता दें कि एक आपका नृत्य हुआ करता था वहां पे अरुण, पुष्प और रज्जू। ठीक है, रज्जू, ये तीनों नृत्य हुआ करते थे वैदिक काल के। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों नृत्य हैं। हो सकता है ये पूछ दिया जाए, हो सकता है पुष्प पूछे, हो सकता है या रज्जू पूछे, तो ध्यान रखना है तीनों बातों को कि वैदिक काल में ये सब तीनों क्या थे? नृत्य थे। ठीक है, प्रचलित नृत्य थे, है ना। चलिए 21 नंबर का देखेंगे, महाभारत ग्रंथ में किस ग्राम का उल्लेख मिलता है?
क्या षडज ग्राम का, गंधार ग्राम, मध्यम ग्राम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका गंधार ग्राम होता है। ठीक है, गंधार ग्राम का। एक चीज यहाँ से एक सवाल आप लोगों से है, गंधार ग्राम जो है इसको अन्य किस नाम से भी जानते हैं, इसको और कौन सा ग्राम कहते हैं ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला आपके लिए, बताना है। षडज ग्राम की पहली मूर्छना किस वर्ष से प्रारंभ होगी? तो षडज से ही प्रारंभ होगी। मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना जो है आपका किससे? मध्यम से ही प्रारंभ होता है, इसलिए दोनों का नाम वही है। लेकिन गांधार ग्राम की पहली मूर्छना का जो प्रारंभिक स्वर है वो नहीं ये है, वो गंधार नहीं है, इसलिए इसको एक इसी ग्राम को एक अन्य नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसी स्वर से वो प्रारंभ होता है, तो वही उसका अन्य नाम आप लोग को बता देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर का देखेंगे। यहाँ पे वैदिक काल का वाद्य कात्यायनी किस वाद्य श्रेणी में आता है? कात्यायनी यानी कि कहने का मतलब है कि कात्यायनी वाद्य वर्गीकरण के किस वर्ग में आता है? ठीक है, क्या अवनद, तत्, घन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे? तो नंबर 22 यहाँ पे आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी को, ये आपका तत् वाद्य के अंतर्गत आता है। और कात्यायनी क्या हुआ करता था? कात्यायनी जो था ये वीणा का प्रकार हुआ करता था। ठीक है, वीणा का ही प्रकार था एक कात्यायनी। ठीक है, तो ये आपका कात्यायनी वीणा कह सकते हैं इसको, तो इसलिए कात्यायनी तत्वादी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक तो यहां से क्लियर हो गया कि वीणा जो है आपका ये वैदिक काल का वीणा है। कौन सा? तो कात्यायनी वीणा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन है, राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना किस काल में हुई है? राग तरंगिणी यानी कि इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? पंडित लोचन हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन से काल में? प्राचीन काल, वैदिक काल, मध्यकाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा? नंबर 23 यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में। चलिए इसका काल लिखकर बता दीजिए आप लोग का कि कौन से ईस्वी में या फिर कौन सी शताब्दी में पंडित लोचन के द्वारा लिखा गया है। और लोचन जो थे ये कहाँ के थे? मिथिला के निवासी थे। ठीक है, मिथिला के रहने वाले थे, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को ईस्वी लिख देना है या शताब्दी लिख देना है कि कब उसका रचना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, संगीत का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? क्या मौर्य काल को, मुगल काल को, गुप्त काल को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? तो संगीत का स्वर्णिम काल यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को ही कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर का, चतुरंग की प्रथा किस काल में प्रचलित हुई थी? चतुरंग, ठीक है, क्या मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में, गुप्त काल में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पे? तो चतुरंग इसके कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पिछले सेशन में हम बताए थे आप लोग को जस्ट अभी। तो चतुरंग के 4 अंग, तो जो भी लोग ध्यान से सेशन को देखते हैं तो वो चारों अंग का नाम आप लोग लिख दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग इस पे जो है सेशन को देखते हैं और कितने लोग जो है अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। तो चारों अंग का नाम लिखिएगा कि चतुरंग में क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आप लोग की कि कौन सी प्रथा जो है ये कौन से काल में जो है चतुरंग की प्रथा प्रचलित हुई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या होगा? मध्यकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए मध्यकाल यहाँ पे नहीं है, आप लोग यहाँ पे मुगल काल लगा लीजिएगा, क्योंकि उसी समय आप कह सकते हैं कि मध्यकाल मुगल काल में ही रहा था। मुगल काल जो है आपका मध्यकाल में ही रहा था, इसलिए मुगल काल यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, कि ध्रुपद का आविष्कार किस काल में हुआ था? क्या आधुनिक काल में, मुगल काल में, मध्यकाल में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए क्या आंसर करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपको याद है कि ध्रुपद का आविष्कार कौन किए थे? राजा मान सिंह तोमर। ठीक है, मान सिंह तोमर। ठीक है, मान सिंह तोमर जी किए थे। और ये ईस्वी हुआ करता था आपका 15वीं शताब्दी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर द्वारा, ग्वालियर के राजा थे। ठीक है, तो मध्यकाल में हुआ था। यहाँ पे हम मुगल काल को साइड करके चलेंगे, आपको डायरेक्ट बता दिए हैं। अगर ये ना रहे तो आप उसके साथ फिर नहीं जा सकते थे, है ना, क्योंकि काल तो वही रहेगा। बड़ा सल्तनत था ये आपका दिल्ली सल्तनत, इसलिए मुगल काल के साथ जो है रहेगा। लेकिन यहाँ पे मध्यकाल जब है तो हम फिर उसके साथ क्यों जाएंगे, है ना। तो आंसर मध्यकाल को लेकर चलना है, 15वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का यहाँ पे, कि अनुपांकुश ग्रंथ की रचना किस काल में हुई थी? क्या आधुनिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसा करवाने के पीछे रीजन है क्योंकि काल से भी आपका प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो काल वाला प्रश्न जो है आप लोग को ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका ये भी हो जाएगा, मध्यकाल में हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन है? क्योंकि ग्रंथों वाले से सीरीज में हम करवाए थे, रचनाकार कौन है जरा फटाफट आप लोग बताते चलिए। ये सब चीजें जो है छोटी छोटी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कमेंट करिएगा, बताइएगा कि अनुपांकुश ग्रंथ के रचनाकार कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का, अहोबल ने वीणा के तार की लंबाई कितनी मानी थी? कितनी मानी थी? क्या 18 इंच, 36 इंच, 30 इंच, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आंसर करेंगे, अहोबल ने वीणा के तार की जो लंबाई मानी है कुल, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 इंच, क्योंकि सा जो है आपका कहाँ पे रखा गया था? 36 इंच पे। ठीक है, रे कहाँ पे रखा गया था? ग, म, प, ध और नी। ठीक है, तो 36 पे सा को रखे थे,
36, उसके बाद फिर था आपका क्या था, फिर 32 इंच पे रे को रखे थे, ग को क्या रखे थे, 30 पे रखे थे, और म को क्या कहाँ पे रखे थे, 27 पे रखे थे, है ना। प को कहाँ पे 21 पे रखे थे, ध को कहाँ पे 21.5 इंच पे, प को कहाँ पे रखे थे भैया, 24 पे रखे थे ना, गलती हो गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। प को 24 इंच पे रखे थे, ध को 21.5 इंच पे रखे थे, ठीक है, और नी को आपका 20 इंच पे था, और तारसा जो है आपका, ये अंत में तारसा को ही बताए थे कि इसकी दूरी 18 इंच पे है, ठीक है, 18 इंच पे। तो ये क्रम रखे थे, ठीक है, ध्यान रखना है। और सर्वप्रथम जो है व्यक्ति वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे सर्वप्रथम, वो यही अहोबल ही थे, ठीक है। भले ही बाद में श्रीनिवास जी ने इसको जो है व्यवस्थित रूप में इसको किया हो, लेकिन सर्वप्रथम अहोबल ही थे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन आपसे भी बन जाता है यहाँ पे कि उनका ग्रंथ कौन सा था, ये क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, नाट्य युग का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? क्या मौर्य काल को, वैदिक काल को, गुप्त काल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो नाट्य युग का जो स्वर्णिम काल है वो किसको मानते हैं? तो संगीत का जो स्वर्णिम काल है उसी को मानते हैं। नाट्य का भी स्वर्णिम युग का काल कहते हैं, यानी कि गुप्त काल। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए, जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए होंगे उनको लग रहा होगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है। जो भी नए लोग जुड़ते होंगे तो भाई आप लोग जो है हमारी मेहनत के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी पेमेंट करनी पड़ जाएगी, जो कि केवल 199 का पेमेंट है, और इसमें आपको लगभग 4000 से 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन इतना में मिल जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और जो भी हम क्लास करवाते आ रहे हैं इसी का पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस जो भी क्लास हुआ है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, फिर आपका बीपीएससी का पीवाईक्यूज जो भी हुआ है, पीवाईक्यूज क्वेश्चन, उसका भी पीडीएफ इसमें शामिल रहेगा, जो आपको देंगे वो केवल 199 में ही। तो जो भी लोग इच्छुक हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि अपनी तैयारी को हम बेहतर बनाएं, सेशन देखें, उसका फिर पीडीएफ भी पढ़ें, ठीक है, तो वो लोग जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और वो पीडीएफ ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे संपर्क कैसे करना है, नंबर दे रहा हूं आपको, 9122366282, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग मुझे केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप लोग लिख दीजिएगा पीडीएफ चाहिए, ठीक है। और पेमेंट केवल 199 में ही आप लोग को मिल जाएगा। लास्ट दिसंबर तक आप लोग को दे देंगे टोटल पीडीएफ, ये सब टोटल, ठीक है। तो जो भी लोग चाहते हैं बेहतर करें, तो बेहतर के लिए जो है आप लोग को केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी पेमेंट करनी पड़ जाएगी। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो गया ना, यहाँ पे क्या हुआ क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपका हो गया गुप्त काल। चलिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि 30 का सीरीज चल रहा है अभी लगातार आप लोग के लिए, 30 का ही चलाते रहेंगे बराबर, और जब कभी बीच में मौका मिले तो मैराथन भी लेकर आएंगे आप लोग के लिए। देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर की, लय भास्कर के नाम से कौन जाना जाता है? लय भास्कर किनको कहते हैं? तो क्या आंसर करेंगे, क्या किशन महाराज, शांता प्रसाद, बलवंत राय भट्ट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो लय भास्कर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, किशन महाराज। शांता प्रसाद को क्या कहते हैं? शांता प्रसाद को कहते हैं गुदई महाराज, ठीक है, गुदई महाराज। बलवंत राय भट्ट को क्या कहते हैं? बलवंत राय भट्ट को कहते हैं क्या, क्या इनको कहा जाता है? भाव रंग लहरी, ठीक है, भाव रंग लहरी कहते हैं। तो चलिए, कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आज का कैसा लगा आप लोगों को। धन्यवाद।